दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि नासा का वॉयेजर हो गया या फिर अन्य सैटेलाइट हो गया, वो सब कुछ ना कुछ कैप्चर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत भी उस पोजीशन पर आ रहा है। अब जैसे कि हमने आदित्य L1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, ये सब भेजे थे, तो ये भी हमें कई प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं और हमें सावधान करते रहते हैं। कुछ तो इंस्टेंट हमें फायदे होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फायदे होते हैं, जो लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए। पहले जानती हैं कि हुआ क्या है, उसके बाद देखेंगे कि भारत के इसरो ने किस प्रकार से इस पे काम किया है। तो दोस्तों सूरज ने 2005 हो गया या 2003 के बाद सबसे शक्तिशाली एक्स रे फ्लेयर्स जारी किए हैं। वैज्ञानिकों ने मैसिव सनस्पॉट के बर्स्ट होने की चेतावनी दी है। सन में कई तरह के ज्वालामुखी एकदम फटते रहते हैं और उसके बाद उसमें जो फ्लेयर्स होती है, उसमें जो आग की लपटें होती है, वो काफी दूर तक इफेक्ट डालती हैं, वो निकलती रहती हैं। कई बार अगर ज़्यादा दूर तक चली गई तो वो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है पृथ्वी के चारों तरफ, उसको भी नुकसान कर सकती है और ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। और इससे हमारे जितने भी उपकरण होते हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सैटेलाइट हो गया और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी सैटेलाइट से चलती है, वो सब काफ़ी डैमेज हो सकती हैं। इस रीसेंट घटना के दौरान सूरज ने कुछ बहुत शक्तिशाली एक्स रेज फ्लेयर्स छोड़े हैं जो 2005 के बाद सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक एक बड़ा सनस्पॉट अभी तक फटना बाकी है और इसका असर सूरज हो गया या फिर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में भी हो सकता है। सूरज पे तो खैर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, जो स्पेस वेदर पर भी असर डाल सकता है। ये एक ज़रूरी समय है कि सूर्य की गतिविधियों को ध्यान से देखा जाए, उस पर निगरानी रखी जाए। मंगलवार 14 मई को सूर्य ने 2005 के बाद सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर एमिट किया, कुछ दिनों बाद जब पृथ्वी को गंभीर सूर्य तूफान ने हिट किया और अलग अलग जगहों पर कुछ आकर्षक उत्तर दिशा में कुछ प्रकाश लाइट टाइप की दिखाई दी थी। राष्ट्रीय महासागरिक और हवाई महासागरिक प्रकोप केंद्र NOAA के स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर के अनुसार सबसे हाल का फ्लेयर एक चरम बिंदु ET के लगभग 1 बजे से थोड़ा पहले था और इसका जो एक्स क्लास रेटिंग था वो X 8.7 था। एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स सूरज पर सबसे शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स होती हैं, जो नासा के मुताबिक सूरज पर सबसे बड़े विस्तृत प्रक्षालन हैं, जो ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति के फ्लेयर्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। केंद्र के अनुसार सूर्य का सोलर फ्लेयर एक R3 या मजबूत फ्लेयर था, जिसका अर्थ है कि ये पृथ्वी के सूर्य प्रशिष्ट भाग में लगभग 1 घंटे तक अधिक संख्या में रेडियो संचारों में व्याप्त के खतरों को लेकर व्यापक प्रकार से व्यक्तिगत एरियो को डार्क कर सकता था। इस दौरान ये कम फ्रीक्वेंसी नेविगेशन सिग्नल में भी समस्याओं का कारण बन सकता था। केंद्र आगे कहते हैं कि इस प्रकार के जो फ्लेयर होते हैं वो अक्सर नहीं होते हैं, जबकि NOAA ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि क्षेत्र 3664 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आगे NOAA कहता है कि सूर्य का सोलर फ्लेयर 3664 नामक सनस्पॉट से छोड़ा गया था। जब ये स्पॉट को दूसरे सनस्पॉट जैसे कि 3663 के साथ जोड़ा जाता है तो ये पृथ्वी से बहुत बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है जो ये फ्लेयर आया है ना, ये बहुत बड़े एरिया से आया है। इसका टाइम भी बताया है 14 मई को, जैसे कि मैंने बताया था 12:51 PM ET पर अपना उच्च बिंदु पर पहुंच गया था। ये नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने इस घटना का तस्वीर भी खींचा है, जो X 8.7 के रूप में मतलब श्रेणीबद्ध किया गया है। केंद्र ने आगे बताया कि पिछले शुक्रवार तक 3664 सिर्फ बढ़ रहा था और चुंबकीय J कॉम्प्लेक्सिटी में वृद्धि हो रही थी और अधिक सूर्य प्रकोप का खतरा बढ़ गया था। और जो बड़ा सोलर फ्लेयर था उससे थोड़ा पहले 2 और सोलर फ्लेयर जिनकी जो श्रेणी थी वो थी X 1.7 और X 1.2 थी, ये फट गए थे। हालांकि उनका पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला है, हालांकि लेकिन फिर भी फ्लेयर की इंटेंसिटी थोड़ी थी। लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि उन्हें जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसके बारे में चिंता नहीं थी। ऐसे कोरोनल मास इजेक्शन ने जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को उत्पन्न किया था, जैसे कि एक असाधारण अत्यधिक बड़े तूफान जो शनिवार और इतवार के बीच में हुआ था और उत्तर दिशा के प्रकाश को नॉर्मल से बहुत नीचे अक्षांश तक भेज दिया था। इसने किसानों के पौधे लगाने के मौसम में जो हम लगाते हैं उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा किया है और GPS सिस्टम को भी खतरे में डाल दिया था। स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर के अनुसार इस फ्लेयर से जुड़े किसी भी CME के कारण पृथ्वी पर कोई जियोमैग्नेटिक प्रभाव होने की आशा नहीं है। वर्तमान में पृथ्वी सौर साइकिल 25 में है, जो 2020 में शुरू हुआ था। और उसके बाद डॉक कहते हैं कि ध्यान देना इस बात पर कि हम किसी विशेष
विशेष रूप से गतिविधियों से बाहर सौर साइकिल 25 का अनुमान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सूरज से हिंसक फटने की जो घटनाएं हैं वो कभी भी हो सकती हैं। अब ये जो आपने अभी तक जाना ये नासा की तरफ से था। अब भारत इस पर क्या कर रहा है, उन्होंने क्या जानकारी दी है उसके बारे में बताता हूँ। तो अपने जो आदित्य L1 और चंद्रयान 2 है, उन्होंने सूर्य तूफान या फिर सोलर स्टॉर्म के सिग्नेचर को कैप्चर किया है। तो आदित्य L1 जो सूरज के L1 लिबरेशन पॉइंट पर स्थित है और चंद्रयान 2 ने सूर्य के इस प्रकोप को गहराई से अध्ययन किया है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सूर्य के व्यवहार को समझने में और स्पेस वेदर को प्रिडिक्ट करने में हमें इससे काफी हेल्प मिलेगी। और जैसे कि हम बता रहे थे कि 2005 से ये अभी तक का सबसे बड़ा सोलर इजेक्शन या सोलर फ्लेयर आया था। तो पहले जब ये आया था ना तो उसने बहुत तबाही मचाई थी, जीपीएस सिस्टम, संचार प्रणाली सब खराब कर दी थी। आगे बताया जा रहा है कि जियोमैग्नेटिक तूफान इंडेक्स अपने अधिक स्टार 9 तक बढ़ गया था, ये इनका अधिकतम था। और एक बहुत शक्तिशाली एक्स क्लास फ्लेयर जिसका मैग्नीट्यूड 5.8 था दर्ज किया गया था। इसरो के स्पेसबॉर्न एसेट्स ने सूर्य तूफान के सिग्नेचर को पकड़ा था जो विश्व भर में महसूस किया गया था। इसको पता लगाने के कारण हमने क्या किया, ट्रांसपोलर फ्लाइट्स को तूफान के बढ़ गए खतरों के कारण पहले ही हमने नए रास्ते पर भेज दिया था। हालांकि भारत ने इसका सामान्य से कम असर महसूस किया। तूफान का पीक समय तब था जब आयनोस्फीयर पूरी तरीके से विकसित नहीं था और भारत का निचले अक्षांशों में होने के कारण हम पर तो इसका कुछ खास प्रभाव पड़ने का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन जो पैसिफिक और अमेरिकन सेक्टर है वहां पर काफी सारे टर्बुलेंट देखा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। पृथ्वी के वातावरण पर इस घटना के असर को लेकर ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। आंध्र प्रदेश में स्थित नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के GNSS नेटवर्क ऑब्जर्वेशन ने टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेंट TEC में इस घटना के बारे में वृद्धि दिखाई है, जिससे आयनोस्फीयर में उलझन दर्शाई गई है। आदित्य L1 ने सूर्य के विद्युत प्रकाश की गति पर महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किया है, जबकि चंद्रयान 2 ने इस सूर्य तूफान के सिग्नेचर को चंद्रमा के ध्रुवीय ऑर्बिट से कैप्चर किया। मतलब हमने 2 जगह से कैप्चर कर लिया है, उसके बारे में 2 जगह से हमें जानकारी मिलेगी कि किस पोजीशन पर कैसा उसका असर होता है। इसरो ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इसरो नेविगेशन सेंटर ने अब तक नाविक सेवा के मैट्रिसेस में कोई सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन या प्रॉब्लम नहीं देखी है, जिससे दर्शाया गया है कि जियोमैग्नेटिक तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा या फिर कह सकते हैं बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इस सोलर स्टॉर्म के कारण सैटेलाइट ऑर्बिट डीके रेट्स जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हुई एक सैटेलाइट की ऊंचाई में धीरे धीरे घटने को दर्शाता है, उसमें भी अब वृद्धि देखी गई है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सैटेलाइट ऑर्बिट डीके रेट्स एक प्रकार का मेजरमेंट है जो दिखाता है कि एक सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही होती है उसकी ऊंचाई में धीरे धीरे घटने की दर कितनी है। जब एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है और उस पर अलग अलग प्रकार के कारणों से प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्रेविटेशनल पुल, एटमॉस्फेरिक ड्रैग और सोलर रेडिएशन प्रेशर, ये कारण है जो सैटेलाइट की ऑर्बिट को धीरे धीरे कमजोर बना देते हैं और उसकी ऊंचाई घटने लगती है। सैटेलाइट ऑर्बिट डीके रेट्स को मॉनिटर करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सैटेलाइट के लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग और लाइफ स्पैन पर असर डाल सकता है। अगर सैटेलाइट की ऑर्बिट डीके रेट तेजी से बढ़ रही है, जो कि वास्तव में बढ़ रही थी, तो इसका मतलब है कि सैटेलाइट जल्दी ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर सकता है और अंत में बर्न अप हो सकता है। इसलिए सैटेलाइट जो ऑपरेटर्स होते हैं रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि उनकी सैटेलाइट की जो ऑर्बिट डी के रेट है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इसे एडजस्ट भी करते हैं। भारतीय एजेंसी ने बताया कि ब्रॉडली सभी सैटेलाइट की ऑर्बिट डी के 11 मई 2024 के मुकाबले नॉमिनल वैल्यू के 5 से 6 गुना बढ़ गई थी। ऑर्बिट डीके को इसरो ने भी समझाया है कुछ, तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो ऐसे सूर्य घटनाओं के दौरान सूर्य से निकली एनर्जी ऊपरी वातावरण को गर्म करती है और फैलाती है। सैटेलाइट की ऊंचाइयों पर बढ़ी हुई वातावरण की घटनाओं से अधिक ड्रैग उत्पन्न होता है, जिससे सैटेलाइट धीरे धीरे ऊंचाई खो देते हैं। ये असर सबसे ज़्यादा जो निम्न पृथ्वी ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट है उन पर होता है, जैसे कि मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता रखा है। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो कि इसरो आगे और भी काम कर रहा है, हम अंतरिक्ष में सफाई अभियान कर रहे हैं, तो वो वीडियो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, जाकर जरूर से देखना।